नंबर 21। शिक्षा, विद्यालय तथा समुदाय से हमारी कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं, अथवा शिक्षा, विद्यालय तथा समुदाय एक दूसरे से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, अथवा शिक्षा, विद्यालय तथा समुदाय के कौन कौन से कार्य अथवा उद्देश्य है। शिक्षा से हमारी सामान्य अपेक्षाएं निम्नलिखित है। पहला, जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक बालक में प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना, तर्क तथा आत्मसम्मान आदि जन्मजात शक्तियाँ होती है। लगभग सभी शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि बालक की इन सभी जन्मजात शक्तियों को विकसित करना शिक्षा का प्रथम कार्य है। दूसरा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का दूसरी अपेक्षा व्यक्ति का संपूर्ण तथा सर्वांगीण विकास करना है, जिससे बालक को ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए तथा वह एक सफल नागरिक के रूप में सत्यम, शिवम एवं सुंदरम का अनुभव करके आत्म साक्षात्कार कर सके। व्यक्ति के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक आदि सभी पहलू सम्मिलित है। यदि इनमें से किसी एक पहलू का भी विकास न किया गया तो बालक अपने भावी जीवन के अनेक क्षेत्रों में भटकता फिरेगा। तीसरा है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण। शिक्षा से तीसरी अपेक्षा यह है कि वह बालक को उसकी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना, उसके मार्ग को उचित दिशा में शोधन करके उच्च कोटि के कार्य में लगाना सिखाए, जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों निरंतर विकसित होते रहे। चौथा है चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास। शिक्षा से चौथी अपेक्षा बालक के चरित्र का निर्माण तथा नैतिक विकास करना है। वस्तु स्थिति यह है कि मनुष्य के चरित्र निर्माण का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियों की होती है। यह मूल प्रवृत्तियां जन्म से ना अच्छी होती है और ना बुरी। इसकी अच्छाई अथवा बुराई इनके शोधन पर निर्भर करता है। यदि बालक की मूल प्रवृत्तियों को अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई तो वह अन्य पशुओं कई भांति बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने लगेगा। इसके विपरीत यदि उसकी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हुए उचित दिशा में मोड़ दिया जाए तो बालक का व्यवहार स्वयं उसके तथा समाज के अन्य सभी व्यक्तियों के लिए प्रशंसनीय एवं लाभप्रद होगा। यदि बालक को चरित्रवान बनाता है। प्रौढ़ जीवन के लिए तैयारी। शिक्षा से पांचवी अपेक्षा यह है कि वह बालक को प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करे। दूसरे शब्दों में शिक्षा बालक के अंदर ऐसी क्षमता तथा योग्यता पैदा करे कि वह भावी जीवन में प्रौढ़ नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों का पालन करते हुए पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हर प्रकार की समस्या को सुलझाकर सफल जीवन व्यतीत कर सके। सामाजिक भावना का विकास। स्कूल के सामाजिक वातावरण में रहते हुए बालक नए प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है, जिससे उसमें सामाजिक भावना की जागृति के साथ साथ प्रेम, दया, सहनशीलता, सहानुभूति, सहयोग तथा परोपकार आदि ऐसे अनेक सामाजिक गुण सहज में ही विकसित हो जाते हैं, जिनसे सुसज्जित होकर वह अपने भावी जीवन में समाज हित के कार्यों को करते हुए समाज की भलाई को ही अपना भलाई समझने लगता है। नेक्स्ट है उत्तम नागरिकों का निर्माण। किसी भी नागरिक को उत्तम नागरिक उसी समय कहा जा सकता है जब उसमें सत्यता, देशभक्ति, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा नेतृत्व आदि गुण पाए जाते हो। इन गुणों के केवल शिक्षा के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। अतः शिक्षा से सातवीं अपेक्षा है कि वह बालकों में उत्तम गुण का विकास करे इत्यादि। विद्यालय से सामान्य अपेक्षाएं। ये तो था शिक्षा से हमारी सामान्य अपेक्षाएं क्या है। अब विद्यालय से सामान्य अपेक्षाएं निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक वातावरण का निर्माण, जिसमें एक सुरक्षित और देखभाल करने वाले वातावरण शामिल है, जहां सभी विद्यार्थी आमंत्रित और महत्वपूर्ण महसूस करें और अपने विद्यालय के प्रति अपनापन महसूस करें। इससे विद्यार्थियों को उनके नैतिक विकास में मदद मिलती है। दूसरा, बौद्धिक वातावरण प्रदान करना, जिसमें हर कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उनके सर्वोत्तम कार्य प्रदर्शन करने और गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए सहयोग और
सहयोग और चुनौती दी जाती है। ये इसमें एक समृद्ध, कड़ी और जुड़कर करने वाली पाठ्यचर्या और इसे पढ़ाने के लिए योग्य व शक्तिशाली अध्यापक समूह शामिल है। विद्यालय विद्यार्थियों के लिए सीखने के ऐसे लक्ष्य निश्चित करे जो उनकी निजी ज़रूरतों को प्रतिबिंबित करते हैं और उन्हें उपयुक्त ढंग से चुनौती देते हैं। तीसरा, नियम और नीतियाँ, जो विद्यालय के सभी सदस्यों को सीखने और व्यवहार के उच्च मानकों के लिए उत्तरदायी ठहराती है। पारंपरिक और दिनचर्याएं उन साझा मूल्यों से निर्मित जो विद्यालय के शैक्षणिक और सामाजिक मानकों का सम्मान और उन्हें सुदृढ़ करती है। साथ ही विद्यार्थियों के साथ संयुक्त रूप से व्यवहार नीति विकसित करे और उसे सभी कक्षाओं में प्रदर्शित करे। चौथा है संरचनाएं। स्टाफ और विद्यार्थियों को समस्याओं का समाधान करने और विद्यालय के वातावरण और उनके सामान्य जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने में और उसके लिए साझा उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए उनसे उचित संरचनाएं प्रदान करने की अपेक्षा है। पांचवा है विद्यार्थियों के सीखने और चरित्र के विकास में सहायता करना। इसके लिए विद्यालय माता पिता के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के तरीके विकसित करे, संबंधों और व्यवहार के लिए नियम जो उत्कृष्टता और नैतिक परिपाटी की व्यावसायिक संस्कृति की रचना करते हैं का विकास हो। इसकी अपेक्षा है एक विद्यालय से वह यह भी अपेक्षा है कि वह सभी विद्यार्थियों की घर की भाषा को महत्व दे और उसका सम्मान करे इत्यादि। अब समुदाय से हमारी सामान्य अपेक्षाएं निम्नलिखित है। पहला, स्कूलों की स्थापना। समुदाय से अपेक्षा है कि वह विभिन्न प्रकार के स्कूलों का निर्माण करे जिससे समुदाय की संस्कृति सुरक्षित रह सके, विकसित हो सके तथा उसे भावी पीढ़ी के बालकों तथा बालिकाओं को हस्तांतरित की जा सके। शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण तथा शिक्षा पर नियंत्रण। समुदाय शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा व नियंत्रण रखे, यह भी उससे अपेक्षा है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था। समुदाय शिक्षा के विभिन्न स्तरों को सुनिश्चित करे तथा सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करे। चौथा है पाठ्यक्रम का निर्माण। शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है अतः समुदाय आधारभूत पाठ्यक्रम तथा शिक्षा संगठन की रूपरेखा भी तैयार करने में सहयोग करे। व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था। वर्तमान युग में व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा परम आवश्यक है अतः समुदाय विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तकनीकी स्कूलों के निर्माण में भी सहयोग करे। प्रौढ़ शिक्षा। समुदाय की उन्नति के लिए बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा तो आवश्यक है ही, परंतु इससे भी अधिक उन प्रौढ़ को शिक्षा की आवश्यकता है जिनके कंधे पर समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं तथा सामंजस्यों को सुलझाने का भार है। अतः समुदाय प्रौढ़ एवं विकलांगता शिक्षा का भी उचित प्रबंध करे, यह उससे अपेक्षा है। स्कूलों के लिए धन की व्यवस्था। समुदाय संस्थाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है अतः समुदाय इन संस्थाओं के भवन निर्माण, फर्नीचर तथा शिक्षकों के वेतन आदि विभिन्न बातों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करे। 7वां नंबर है नागरिक तथा स्कूल के नेताओं में सहयोग। स्कूलों की प्रगति के लिए नागरिकों तथा स्कूलों के नेताओं में सहयोग होना परम आवश्यक है। अतः समुदाय शिक्षा के विकास हेतु केवल आर्थिक सहायता देकर स्कूल पर नियंत्रण ही नहीं रखता अपितु नागरिकों तथा स्कूलों के नेताओं में भी सहयोग स्थापित करने की उससे अपेक्षा है इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें जो है विद्यालय शिक्षा, विद्यालय तथा समुदाय के एक दूसरे से क्या क्या अपेक्षाएं हैं इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये सब जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा, विद्यालय तथा समुदाय में कौन कौन से समकालीन बदलाव हुए हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा, विद्यालय तथा समुदाय में कौन कौन से समकालीन बदलाव हुए हैं तथा इनका क्या प्रभाव पड़ा है। तो शिक्षा में समकालीन बदलाव। अगस्त 1947 से ही स्वतंत्र भारत में शिक्षा विषय सभी शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों का ध्यान आकर्षित करने वाला
करने लगा था। इसी संदर्भ में दिसंबर 1947 में वर्तमान मध्य प्रदेश के रीवा नगर में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा पर होने वाले व्यय पर भी विचार किया गया। इसके पश्चात विभिन्न स्तरों की शिक्षा पर विचार करने हेतु विभिन्न आयोगों, समितियों इत्यादि का गठन किया गया। इनमें से मुख्य आयोगों एवं समितियों का संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित है। पहला, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952, जिसका उद्देश्य था भारत की तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा के सब पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना और उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना। तीसरा, शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व उसके सभी स्तरों एवं पक्षों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय से परामर्श देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जिसमें 17 कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया और शिक्षा के आधारभूत लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को भी निर्धारित किया गया। नई शिक्षा नीति 1986, जिसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 1023 की संरचना को अपनाया 10+2+3 की संरचना को अपनाया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आचार्य रामामूर्ति की अध्यक्षता में 7 मई 1990 को भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को संशोधित करने के लिए एक कमेटी गठित की। इसके मुख्य विचार निम्न बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला, शिक्षा का उद्देश्य सामान्य स्कूल प्रणाली, व्यक्तियों का कार्य हेतु सशक्तिकरण, स्कूली विश्व व कार्यस्थल में संबंध स्थापित करना, परीक्षा सुधार, मातृभाषा को स्थान, स्त्रियों की शिक्षा, धार्मिक अंतरों को शैक्षिक उपलब्धि, अवसर आदि के संदर्भ में कम करना, विद्यालय प्रशासन का विकेंद्रीकरण। सर्व शिक्षा अभियान, जो राष्ट्र में सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के पक्के तौर पर कटिबद्ध है। निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समावेशन, निरक्षरता के उन्मूलन, व्यवसायीकरण, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों अथवा अल्पसंख्यकों की शिक्षा इसकी प्राथमिकताओं के क्षेत्र हैं। विद्यालय में हुए समकालीन बदलाव, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से विद्यालय बुनियादी ढांचे के प्रावधानों के तहत उल्लेखनीय प्रगति की गई है। SSA के प्रारंभ होने के बाद से 2.23 लाख प्राथमिक और करीब 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय भवन तैयार किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में छात्राओं और छात्रों के लिए एक पृथक कार्यात्मक शौचालय होने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और निजी संस्थाओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शौचालयों का स्वच्छ, कार्यात्मक और बेहतर बनाए रखने को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। आज हम विद्यालयों को मात्र इमारतों और कक्षाओं के रूप में नहीं देखते। एक स्कूल में मूल शिक्षण स्थितियों के साथ साथ इसमें बिजली की व्यवस्था, कार्यात्मक प्रयोगशाला और पाठन स्थल, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, शौचालय और मध्याह्न भोजन को पकाने के लिए LPG कनेक्शन भी अवश्य होना चाहिए तथा इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी जा चुकी है कि वह वर्तमान वर्ष में सभी माध्यमिक विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, जबकि शेष विद्यालयों को एक लघु अवधि की सीमा के भीतर शामिल किया जा सकता है। समुदाय में हुए समकालीन बदलाव, समकालीन अपेक्षा सामाजिक परिवेश देखने पर यही प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज अपने पूर्ववर्ती समाज के बिल्कुल अलग है। शिक्षा का प्रसार, सुधारवादी आंदोलन, पाश्चात्य संस्कृति से संपर्क,
आधुनिक चिंतन धारा, औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक प्रगति आदि की वजह से नया समुदाय उभर कर सामने आया है। शिक्षा के प्रसारण ने समाज को धर्मांध, अज्ञानता, जातिवाद तथा असमानता से बचने के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण किया है। अतः प्रत्येक समुदाय अपनी प्रगति के लिए नई पीढ़ी को अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक समुदाय ने अपने प्रगति के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को सदैव अपने आदर्शों और उद्देश्यों के अनुसार मोड़ा है और तथा अब भी मोड़ रहा है। समुदाय शिक्षा संस्था के रूप में बालकों को औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप से शिक्षित कर रहा है। शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय में हुए समकालीन बदलावों का प्रभाव। शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय में हुए समकालीन परिवर्तनों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित सर्व शिक्षा अभियान SSA ने आरंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में यथेष्ट सफलता पाई है। आज देश के 14.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों में 19.67 करोड़ बच्चे दाखिल हैं। स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़कर जाने की ये दर में यथेष्ट कमी आई है, किंतु यह अब भी प्राथमिक स्तर का 16% एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 32% बनी हुई है, जिसमें उल्लेखनीय कमी करना आवश्यक है। जैसा कि स्पष्ट है कि भारत ने स्कूलिंग में निष्पक्षता एवं अभिगम्यता सुनिश्चित करने के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि एक औसत छात्र में ज्ञान का स्तर चिंता का विषय है। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें नवीन व्यापक दृष्टिकोणों एवं रणनीतियों को बना रहे हैं। कुछ विशेष कार्य क्षेत्रों की बात करें तो अध्यापकों कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्य विधियों, छात्रों में ज्ञान के मूल्यांकन एवं निर्धारण, विद्यालय संरचना, विद्यालय प्रभावशीलता एवं सामाजिक सहभागिता से संबंधित मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। हाल ही में प्रारंभ किए गए अटल अभिनव अभियान और अटल टिंकरिंग लैब से छात्रों के बीच महत्वपूर्ण विश्लेषण, सृजनात्मकता और समस्या को सुलझाने जैसी गतिविधि को बल मिलेगा। देश के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ICT से लैस किया जा रहा है ताकि बच्चों को पढ़ाने में ICT का लाभ लिया जा सके और उनमें सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी साक्षरता में भी सुधार किया जा सके। छात्रों और शिक्षकों का समक्ष आधार डाटा बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे बच्चों के एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी और इस प्रकार से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान के लिए प्रणाली को सक्षम बनाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र बच्चे माध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकें और छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के साथ साथ छात्र और शिक्षक की उपस्थिति की निगरानी की जाए। विद्यालय शिक्षा के मामले में समुदाय विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब तक इन समितियों को विद्यालय भवन के निर्माण जैसी गतिविधियों के प्रावधानों में शामिल किया जा चुका है। SMC बैठक, सामाजिक आकांक्षण अथवा विद्यालय शिक्षा पर ग्राम सभा बैठकों जैसे प्रयासों को भी विद्यार्थी के अध्ययन में जोड़ने और उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता से जोड़ने के प्रयास छात्रों की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि माता पिता और समुदाय के सदस्य आगे कदम बढ़ाते हुए अपने बच्चों के शिक्षण के लिए विद्यालयों की जवाबदेही पर नियंत्रण बना सकते हैं। इसके लिए भाषा को आसानी से समझने के लिए शिक्षण लक्ष्यों को कक्षावार तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और विद्यालय के साथ साथ इसके व्यापक प्रचार प्रसार को प्रदर्शित करने की भी योजना है।